सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली दुबे बोल रही हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके व्याकरण पुस्तक में 8वां पाठ है। आज हम हिंदी के व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा के भेद का अभ्यास करेंगे। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। सोचिए, यदि नाम न होता तो हम अपनी बात ठीक ढंग से कैसे कर पाते। बच्चों, अब दिए गए चित्रों को देखकर वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अंकिता और चारू गांधी जी की किताब पढ़ रही है। छोटा भीम और कृष्णा की मित्रता के बारे में कौन नहीं जानता। हमीद के मित्रों ने मेले से मिठाइयाँ तथा खिलौने खरीदे, लेकिन हमीद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। इन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम हैं। इनको ध्यान से देखिए। व्यक्तियों के नाम हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, जैसे अंकिता, चारू, गांधी जी, कृष्णा, भीम, हमीद, मित्र, दादी। वस्तुओं के नाम पीले रंग में हैं, जैसे किताब, मिठाइयाँ, खिलौने और चिमटा। स्थान अर्थात जगह के नाम गुलाबी रंग में हैं, जैसे मेले। और भाव हमें नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, जैसे मित्रता। व्याकरण में इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए संज्ञा की परिभाषा बन जाएगी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। वह है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इन भेदों को हम विस्तार से देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस वाक्य में महाभारत एक विशेष युद्ध का नाम है, कुरुक्षेत्र विशेष स्थान का और श्री कृष्ण और अर्जुन विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा गीता विशेष पुस्तक का नाम है। यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बन जाएगी, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं सूर्य, भारत, दीपावली आदि। जातिवाचक संज्ञा। अब इस वाक्य को देखिए। घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ घोड़ा और घास किसी विशेष प्राणी या वस्तु नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। यानी ये विशेष नाम न होकर साधारण नाम है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बन जाएगी, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं पक्षी, अध्यापक, नदी। यहाँ पर पक्षी, अध्यापक और नदी एक संपूर्ण जाति को बता रहे हैं, इसलिए यह
जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा। गर्मी के दिनों में लोग अक्सर कहते हैं, गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस होती है। इस वाक्य में गर्मी और थकान भाव है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। तो भाव वो होते हैं जो किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा का बोध कराते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बन जाएगी, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं बुढ़ापा, क्रोध, ठंडक। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञा और उसके भेदों का अध्ययन किया। तो चलिए देखते हैं उस पर आधारित कुछ गृह कार्य। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से आपको संज्ञा शब्द को लिखकर उनके भेदों के नाम लिखने हैं। गृह कार्य के दूसरे प्रश्न में आपको एक अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ दिया गया है। इसे पढ़कर आपको इसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर उचित स्थान पर लिखना है। अब कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें कुछ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छुपी हुई हैं। आपको उन्हें ढूंढकर लिखना है। संज्ञा और उसके भेद के बारे में यदि आपको कुछ समझ में न आया हो तो स्कूल शुरू होने के बाद हम इस विषय पे फिर से चर्चा करेंगे।